Assalamu alaikum. My name is Shaukat Ali. I am an architect and I want to teach you today chapter number 2, External Forces, which is a course related to Structural System 1. इससे पहले एक चैप्टर मैंने करवा दिया था जो चैप्टर नंबर 1 के नाम से था। अब ये चैप्टर नंबर 2 है जिसमें हम आज एक्सटर्नल फोर्सेस के बारे में पढ़ते हैं। ये कोर्स स्ट्रक्चर सिस्टम 1 से रिलेटेड है जो आर्किटेक्ट्स के लिए और सिविल इंजीनियर्स के लिए भी है। एक्सटर्नल फोर्सेस जैसे किसी बिल्डिंग के ऊपर जब फोर्सेस एक्ट करती हैं तो वो एक्सटर्नल फोर्सेस होती हैं। एक्सटर्नल फोर्सेस बेसिकली बिल्डिंग के आउटसाइड से जो फोर्सेस एक्ट हो रही होती हैं बिल्डिंग के ऊपर, उसको एक्सटर्नल फोर्सेस कहते हैं। इसमें वाटर प्रेशर भी है, इसमें विंड प्रेशर भी है और इसके अलावा अर्थक्वेक और दूसरी एक्सटर्नल फोर्सेस हैं जो कि डायरेक्टली बिल्डिंग के ऊपर असरअंदाज होती हैं। एक्सटर्नल फोर्सेस में कुछ फोर्सेस जैसे ग्रेविटी फोर्स भी है, जो ग्रेविटी ज़मीन की जो कशिश है जो बिल्डिंग्स को अट्रैक्ट करती है, जो जिसकी डायरेक्शन जो है वो ज़मीन का सेंटर होती हैं। इसी तरह ये कुछ फोर्सेस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक बिल्डिंग है। यहाँ पर ये फ्लड लेवल है। इस फ्लड लेवल का जो वाटर का जो फोर्स है जो बिल्डिंग की इस वॉल पे एक्ट कर रहा है, ये लेटरल फोर्स कहलाता है, जो बिल्डिंग के वॉल पे है, यानी जो वॉल के परपेंडिकुलर एक्ट करता है इस डायरेक्शन में। ये वॉल है, ये इसके परपेंडिकुलर ये फोर्स एक्ट करती है, ये लेटरल फोर्स होती है। अब ये बिल्डिंग्स दिखाई जा रही हैं, इसमें दो बिल्डिंग्स हैं, एक ये बिल्डिंग है और एक ये बिल्डिंग का डायग्राम है। इसमें ये ग्राउंड लेवल है, ये फ्लड लेवल है। अच्छा, ग्राउंड लेवल के नीचे ये बिल्डिंग का फाउंडेशन है, ये फाउंडेशन वॉल है। और यहाँ पर जो फोर्सेस एक्ट करती हैं ग्राउंड लेवल पे हैं वो है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इस वॉल पे परपेंडिकुलरली एक्ट कर रही होती हैं। एडिशनल प्रेशर फ्रॉम एडिशनल प्रेशर फ्रॉम सैचुरेटेड सॉइल, ये सॉइल है, ठीक है। और इस सैचुरेटेड सॉइल का मतलब ये है कि इसमें पानी वगैरह भी हो सकता है। और ये जो सैचुरेटेड सॉइल है इसमें और भी बहुत सारे मादनियात, नमकियात वगैरह होते हैं जो सैचुरेटेड सॉइल कहलाता है। इसका भी प्रेशर इस बिल्डिंग के ऊपर इस लेटरल फोर्स के तौर पर एक्ट कर रहा होता है। ये लेटरल फोर्स होती है, ये सारी की सारी लेटरल फोर्सेस हैं, ये भी लेटरल फोर्सेस हैं, ठीक है। यहाँ पे वाटर का लेटरल फोर्स या वाटर प्रेशर के तौर पर एक्ट कर रहा होता है। यहाँ पे सॉइल की वजह से जो प्रेशर एक्ट करता है वो भी लेटरल फोर्स है, वो भी एक्ट कर रहा होता है। अच्छा, ये जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, ये हाइड्रोस्टैटिक मींस पानी का जो प्रेशर है, ज़मीन के अंदर पानी होता है तो वो उसका जो प्रेशर है वो भी एक्ट कर रहा है। सैचुरेटेड सॉइल का प्रेशर भी इस वॉल पे एक्ट कर रहा होता है। ये फोर्सेस आप देख रहे हैं ये परपेंडिकुलर टू द वॉल हैं। अच्छा, एक फोर्स होती है जो कि बायोएंसी फोर्स। बायोएंसी फोर्स की डायरेक्शन नीचे से ऊपर की तरफ होती है। जैसे पानी में जब कोई जंप लगाता है तो एक फोर्स नीचे से ऊपर की तरफ उस बॉडी पे एक्ट कर रही होती है जो बॉडी को तैरने में मदद देती है। और वो
उसको आमतौर पर जो उछाल की कुवत है वो भी कहा जाता है। बायोंसी फोर्स को उछाल की कुवत भी कहते हैं। ये असल में ऊपर की तरफ एक्ट करती है जब आप किसी भी बॉडी को पानी के अंदर डिप करते हैं या डालते हैं, तो इस पर पानी में दो फोर्सेस एक्ट कर रही होती हैं। एक नीचे से ऊपर की तरफ फोर्स होती है और एक साइडों से फोर्स होती है। साइडों से जो फोर्स एक्ट कर रही होती है उस बॉडी पे, उसको लेटरल फोर्स कहते हैं, जो परपेंडिकुलर टू द बॉडी या वॉल ऑफ द बॉडी होता है। और एक फोर्स जो बायोंसी फोर्स होती है, जो नीचे से ऊपर की तरफ एक्ट कर रही होती है। बॉडी का अपना एक प्रेशर भी होता है जो इसका वेट कहलाता है, जो नीचे की तरफ ही होता है। बायोंसी फोर्स ऊपर की तरफ होती है और वेट जो है वो नीचे की तरफ एक्ट करता है। अगर पानी में आप किसी बॉडी को फेंक देते हैं तो लेटरल फोर्स के साथ साथ इस बॉडी का वेट होता है जो नीचे की तरफ होता है, और बायोंसी फोर्स होती है जो ऊपर की तरफ होती है। अब अगर वेट ज़्यादा हो तो वो बॉडी पानी के अंदर डूब जाती है, नीचे की तरफ जाती है। और अगर बायोंसी फोर्स ज़्यादा हो तो वो बॉडी को नीचे डूबने नहीं देती है, बल्कि वेट के मुकाबले में अगर बायोंसी फोर्स ज़्यादा है तो इसका मतलब है नीचे से ऊपर की तरफ फोर्स ज़्यादा है और ऊपर से नीचे की वाली फोर्स कम है, लिहाजा वो बॉडी पानी में तैरेगी। तो ये है, अगर बॉडी बिल्डिंग पे आप फोर्सेस को देख लेते हैं तो इसमें ये जो एरोज़ आप देख रहे हैं, ये एरोज़ में यहाँ पे छोटा एरो नज़र आता है, ये बड़ा एरो है, ये उससे बड़ा एरो है। ये असल में मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। ये जो लेंथ ऑफ द लाइन है, एरो के साथ जो लाइन की लेंथ है, ये मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। मैग्नीट्यूड का मतलब ये है कि क्वांटिटी, ठीक है, यानी फॉर एग्जांपल फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है, तो अगर इस पे ये फोर्स एक्ट कर रही है, अगर ये फॉर एग्जांपल 1 न्यूटन है तो ये 2 न्यूटन होगी, ये 3 न्यूटन। जितना ज़्यादा एरो इंक्रीज़ होता है तो मैग्नीट्यूड इंक्रीज़ होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप देख रहे हैं कि जितनी पानी की डेप्थ बढ़ती जाती है तो प्रेशर भी पानी का ज़्यादा होता है, लिहाजा ये जो लेटरल फोर्स है पानी की तरफ से जो साइडों पे एक्ट कर रही होती है, ये भी डेप्थ के साथ साथ बढ़ती जाती है। इसी तरह ज़मीन के अंदर भी आप देख रहे हैं कि अंडरग्राउंड जो स्ट्रक्चर होता है, जिसको यानी एक तो ये है कि अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर है, ठीक है, और ये ऊपर जो स्ट्रक्चर है इसको सुपर स्ट्रक्चर कहा जाता है, जो ग्राउंड से ऊपर होता है। और इस अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर जो फाउंडेशन है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ द फाउंडेशन, जो बिलो द ग्राउंड स्ट्रक्चर है उसको फाउंडेशन कहा जाता है। तो इस फाउंडेशन में आप देख रहे हैं कि जो सरफेस के करीब वॉल होती है उस पर लेटरल फोर्स कम एक्ट कर रही होती है, और इसी तरह जितनी डेप्थ बढ़ती जाए तो ये लेटरल फोर्स भी बढ़ती जाती है। और बायोंसी फोर्स आप देख रहे हैं कि ये सारे एरोज इक्वल लेंथ के हैं। तो इक्वल लेंथ का मतलब ये है कि ये फोर्सेस इन सब का मैग्नीट्यूड सेम है, यानी हर पॉइंट पर जो फोर्स एक्ट कर रही है नीचे से ऊपर की तरफ, वो सेम अमाउंट या सेम क्वांटिटी या सेम मैग्नीट्यूड की फोर्स है जो ऊपर की तरफ एक्ट कर रही होती है। तो ये हैं एक्सटर्नल फोर्सेस। इसके अलावा विंड फोर्स भी होती है, वो भी लेटरल फोर्स होती है। विंड फोर्स अगर आप देखें तो वो भी बिल्डिंग के परपेंडिकुलर एक्ट कर रही होती है। अच्छा, ये जो फोर्सेस हैं, यानी जो अर्थक्वेक है एक एक्सटर्नल फोर्स, वो तो वाइब्रेशन की वजह से, ज़मीन की जब वाइब्रेशन होती है अर्थक्वेक जहाँ पे होता है सेंटर से, तो ये फोर्स ज़मीन के अंदर एक्ट कर रही होती है, ये भी लेटरल फोर्स होती है। और अप एंड डाउन फोर्स भी होती है। इसमें दो तरह की फोर्सेस होती हैं, यानी लेटरल एंड अप एंड डाउन फोर्सेस होती हैं। तो स्ट्रक्चर को इन तमाम फोर्सेस का सामना करना पड़ता है, लिहाजा हमें एक स्टेबल स्ट्रक्चर वही होता है जो इन तमाम फोर्सेस को आसानी से बर्दाश्त करता है और स्ट्रक्चर की ब्रेकिंग नहीं होती। तो उन फोर्सेस, तो वो स्ट्रक्चर स्टेबल स्ट्रक्चर होता है। तो ये जो इसके बारे में हमने अभी एक्सटर्नल फोर्सेस के बारे में अब हम डिटेल में वो करेंगे, इनकी जो अमाउंट है वो भी फाइंड करेंगे, किस तरह हम इसको कैलकुलेट करते हैं
और इसकी वजह से स्ट्रक्चर को किस तरह डिज़ाइन किया जाता है, ये भी हम अगली क्लासेस या अगली उसमें लेक्चर्स में हम पढ़ेंगे। तो ये जो फोर्सेस हैं इनके बारे में जो अभी मैंने आपको लेक्चर दिया है, इनके बारे में आपने रिटर्न वर्क में आपने ये करना है कि ये थोड़ा सा आपने इन फोर्सेस के बारे में पॉइंट्स में लिखना है, नोट लिखनी है अभी आपने इस पर। अच्छा, तो आइडियलाइज स्ट्रक्चर यानी रियल एक्सटर्नल फोर्सेस के बाद ये जो टॉपिक है ये है आइडियलाइज स्ट्रक्चर्स। आइडियलाइज स्ट्रक्चर्स, आइडियलाइज स्ट्रक्चर की ज़रूरत इंजीनियर्स को होती है ताकि वो फ्रेम और इसके जो मेंबर्स हैं, फ्रेम और इसके मेंबर्स का एनालिसिस प्रैक्टिकली कर सकें। तो आइडियलाइज स्ट्रक्चर्स की ज़रूरत इंजीनियर्स को होती है ताकि वो फ्रेम और इसके मेंबर्स का एनालिसिस प्रैक्टिकली कर सकें। अच्छा, इसका नाम आइडियलाइज स्ट्रक्चर क्यों है? ये असल में मॉडल्स होते हैं जो इंजीनियर्स को हेल्प करते हैं स्ट्रक्चर के एनालिसिस में। और आइडियलाइज स्ट्रक्चर्स, एक आइडियलाइज स्ट्रक्चर्स होते हैं, इन मॉडल्स को स्टडी करने के बाद, इन मॉडल्स को स्टडी करने के बाद वो इन इस एनालिसिस को रियल स्ट्रक्चर्स पे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये मॉडल्स यानी अब आपको आइडियलाइज स्ट्रक्चर्स के बारे में बताया जाएगा। आइडियलाइज स्ट्रक्चर असल में आइडियलाइज मॉडल्स होते हैं, रियल स्ट्रक्चर के मॉडल्स होते हैं। अगर एक इंजीनियर इन मॉडल्स को अच्छी तरह समझ लेता है और इसको एनालाइज कर लेता है और इन मॉडल्स में डिफरेंट मेंबर्स होंगे, मेंबर की कनेक्शंस होंगी और सपोर्ट्स होंगे। तो ये जो मॉडल्स हैं इनको अगर एनालिसिस के लिए यूज़ किया जाता है, रियल स्ट्रक्चर के एनालिसिस के लिए हम इन मॉडल्स को यूज़ करते हैं। तो रियल स्ट्रक्चर जो होता है वो ऑलरेडी जो बिल्डिंग वगैरह बन रही होती है, तो उस रियल स्ट्रक्चर के एनालिसिस के लिए हम जो मॉडल्स यूज़ करते हैं और इन मॉडल्स का जो स्ट्रक्चर होता है और इन मॉडल्स के जो मेंबर्स होते हैं, कनेक्शंस होते हैं, इनको एज ए होल हम आइडियलाइज स्ट्रक्चर कहते हैं। आइडियलाइज स्ट्रक्चर के अंदर जो मेंबर्स हैं, जो कनेक्शंस होते हैं, उनके आपस में मेंबर्स की आपस में कनेक्टिविटी होती है और जो सपोर्ट होता है उसको हम पढ़ते हैं और उसको एनालाइज करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये होता है कि इसको रियल स्ट्रक्चर पे इम्प्लीमेंट करते हैं, यानी रियल स्ट्रक्चर का एक मॉडल आइडियलाइज स्ट्रक्चर होता है और रियल स्ट्रक्चर के जो मेंबर्स हैं या मेंबर कनेक्शंस हैं वो आइडियलाइज स्ट्रक्चर्स में हम स्टडी करते हैं और उनको फाइंड करते हैं। तो ये इतना डिफ़िकल्ट काम नहीं है, इसके कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, वो मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन कर दूंगा। फोर्सेस को किस तरह डिवाइड किया जाता है, उसको किस तरह डिवाइड करके उसको किस तरह एनालाइज किया जाता है। तो मतलब ये है कि आइडियलाइज स्ट्रक्चर असल में रियल स्ट्रक्चर्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम यूज़ करते हैं। आइडियलाइज स्ट्रक्चर्स के जिस तरह रियल स्ट्रक्चर्स के मेंबर्स होते हैं, बीम, कॉलम्स, इसी तरह वही बीम्स, कॉलम्स को जब हम स्टडी करते हैं और उनको एनालाइज के लिए यूज़ करते हैं, एनालिसिस के लिए यूज़ करते हैं, तो वो बेसिकली हम आइडियलाइज स्ट्रक्चर्स कहलाते हैं। तो if one know these models may compose idealized models of each real structure after all perform the analysis and design। तो ये जो एनालिसिस है और डिज़ाइन, एनालिसिस सबसे पहले मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि सबसे पहले फोर्सेस को स्टडी किया जाता है, उसको एनालाइज किया जाता है और फिर उसके बाद डिज़ाइन किया जाता है। स्ट्रक्चर की डिज़ाइनिंग डिपेंड करती है कि इसका एनालिसिस किस तरह किया गया है और एनालिसिस में मुख्तलिफ़ फोर्सेस को किस तरह स्टडी की गई हैं
और जितना ज़्यादा अच्छे तरीके से एनालिसिस किया जाएगा डिज़ाइन उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। तो इसीलिए हम आइडियलाइज स्ट्रक्चर्स के जो मेंबर्स हैं और कनेक्शंस हैं उनको हम स्टडी करते हैं, जो कि रियल स्ट्रक्चर्स को रिप्रेजेंट करता है और रियल स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करने में हेल्प करता है। अच्छा, आइडियलाइज स्ट्रक्चर जो मैंने अभी कहा था कि ये रियल स्ट्रक्चर का एक मॉडल होता है और आइडियलाइज स्ट्रक्चर के मेंबर्स होते हैं और उन मेंबर्स की आपस में कनेक्टिविटी होती है और उन मेंबर्स को किस तरह सपोर्ट किया जाता है, उनको किस तरह सपोर्ट दिया जाता है। तो वो मेंबर्स कौन कौन से हैं? तो बीम एक मेंबर है, कॉलम मेंबर्स हैं, इसी तरह अब हम एक एक करके आइडियलाइज मेंबर्स की तरफ जाते हैं। आइडियलाइज मेंबर्स में सबसे पहले हम आइडियलाइज बीम की बात करते हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि ये एक ब्रिज शो किया जा रहा है। ये आइडियलाइज्ड स्ट्रक्चर है, या आप ये कह सकते हैं कि ये आइडियलाइज्ड ब्रिज है जो रियल ब्रिज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये वो मेंबर्स हैं जो आइडियलाइज्ड मेंबर्स हैं, जिनको हम आइडियलाइज्ड बीम्स कहते हैं। तो इनके ऊपर ये जो गाड़ी नज़र आ रही है ये भी एक लिहाज से आइडियलाइज्ड कार ही है, और ये कॉलम्स हैं, ये आइडियलाइज्ड कॉलम्स हैं। लेकिन ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर, आइडियलाइज्ड स्ट्रक्चर, ये रियल स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है। तो हम रियल स्ट्रक्चर की एनालिसिस और डिज़ाइन करने के लिए आइडियलाइज्ड स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं। तो ये आइडियलाइज्ड बीम्स हैं। इसमें आप देख रहे हैं कि ये फोर्सेस हैं जो नीचे की तरफ, ये इस बॉडी का वेट है जो नीचे की तरफ एक्ट करता है। एक्सटर्नल फोर्स, यहाँ पर मैंने आपको बताया था एक्सटर्नल फोर्सेस में, यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स बेसिकली डाउनवर्ड फोर्स है जो इस बीम पर एक्ट करता है। ये इस फोर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है, ये इस तरह वर्टिकल लाइन से और एरो से प्रेजेंट कर किया जाता है। ये एरोज ये शो करती हैं कि फोर्स की डायरेक्शन डाउनवर्ड है। और ये सपोर्ट्स हैं, जिस तरह मैंने कहा था कि आइडियलाइज बीम, उनके कनेक्शंस और उनको सपोर्ट, तो ये सपोर्ट्स हैं, ये इस बीम को सपोर्ट करता है। और यहाँ पर ये सपोर्ट, ये कॉलम है, ये कॉलम्स इस बीम को सपोर्ट करते हैं। और जब सपोर्ट करते हैं तो इनकी डायरेक्शन अपवर्ड होती है और इसका वेट नीचे की तरफ होता है, जबकि सपोर्ट का जो वेट होता है, या सपोर्ट का जो फोर्स होता है, या इस फोर्स को हम अपवर्ड फोर्स कहते हैं। अच्छा, ये एल जो है ना, ये सपोर्ट है एक, ठीक है, ये भी एक सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है। इसकी जो एरोज हैं वो डिफरेंट हैं, आप इनके सिंबल्स देख रहे हैं, ये सिंबल्स डिफरेंट हैं, ठीक है। तो ये रोलर सपोर्ट होता है, ये रोलर सपोर्ट है, और ये हिंज सपोर्ट होता है। इनके बारे में मैं आपको बता दूंगा कि ये क्या है, इनमें डिफरेंस क्या क्या होता है। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक इसकी लेंथ है एल, फिर यहाँ से यहाँ तक इसकी लेंथ एल है। इसका मतलब है कि बीच में एक सपोर्ट देने से इसको हम एज अ होल लेंथ नहीं लेंगे, बल्कि सपोर्ट से सपोर्ट तक जो डिस्टेंस होता है वो लेंथ ऑफ द बीम कहलाता है। दिस इज़ द लेंथ ऑफ द बीम, ठीक है। और ये प्रेशर है, फोर्स है जो ऊपर से नीचे की तरफ एक्ट करता है। ये चीज़ें समझनी बहुत ज़रूरी हैं कि क्योंकि जब हम एनालाइज करेंगे तो उस एनालिसिस में हमें इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, और इन फोर्सेस की और इन सिंबल्स की ज़रूरत पड़ती है। लिहाजा ये आइडियलाइज स्ट्रक्चर्स में हम अच्छी तरह इन तमाम सिंबल्स को और फोर्सेस, जो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, उनको भी हम साथ साथ पढ़ते रहेंगे। अच्छा, ये था आइडियलाइज बीम्स। ये एक मेंबर है जो आइडियलाइज स्ट्रक्चर का मेंबर है। तो आइडियलाइज बीम जो रियल ब्रिज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आइडियलाइज फ्रेम है। आइडियलाइज फ्रेम आप देख रहे हैं कि ये एज ए होल फ्रेम है। इस फ्रेम के दो कंपोनेंट्स हैं, बीम और कॉलम्स, ठीक है। तो ये अगर आप देख रहे हैं तो ये यहाँ से यहाँ तक इसकी लेंथ
आइडियलाइज फ्रेम की ये लेंथ, ये एक आर्च टाइप है, ये बीम ही है लेकिन आर्च शो हो रही है। और ये आप देख रहे हैं, इसको यहाँ पर सपोर्ट भी दिया जाता है हर आर्च को। अगर हम डिटेल में देखें तो ये कॉलम्स हैं, ये बीम्स हैं, और यहाँ पर इसको सपोर्ट किया है और इसको एक आर्च की फॉर्म दी गई है। ये इसकी लेंथ है या हाइट आप कह सकते हैं, ये लेंथ है बिटवीन दीज टू सपोर्ट्स। तो ये फ्रेम्स हैं, ठीक है। दरअसल आइडियलाइज बीम जो है, आइडियलाइज बीम इज़ पार्ट ऑफ द आइडियलाइज फ्रेम, क्योंकि फ्रेम में भी ये बीम्स यूज़ होते हैं और ये आर्च में होते हैं, आर्च टाइप है। लेकिन बीम में और फ्रेम में ये फ़र्क है कि फ्रेम जो है वो कॉलम्स और बीम्स होते हैं, जबकि बीम्स वॉल पे भी रेस्ट कर रहे होते हैं। तो वॉल्स पे जो बीम्स रेस्ट करते हैं उसको हम आइडियलाइज फ्रेम नहीं कहेंगे, उनको सब जस्ट आइडियलाइज बीम ही कहेंगे। और यहाँ पर ये कॉलम्स के ऊपर अगर बीम्स रेस्ट कर रहे हों, मौजूद हों, तो फिर इनको हम एज ए होल आइडियलाइज फ्रेम कहते हैं। तो फ्रेम और सॉलिड में यही फ़र्क होता है, सॉलिड स्ट्रक्चर और फ्रेम स्ट्रक्चर। जिस तरह देर आर टू टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर, देर आर मैनी टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर, बस वन ऑफ द टू टाइप्स इसमें एक रिजिड स्ट्रक्चर है जो कि वॉल्स और स्लैब होती है, और दूसरा ये बीम्स होते हैं, बीम्स और कॉलम्स है, जिसको हम फ्रेम स्ट्रक्चर कहते हैं। इसी तरह ये आइडियलाइज ट्रसेस हैं। आइडियलाइज ट्रसेस मीन्स जो ट्रसेस रियल में होती हैं वो इसी तरह की होती हैं। इसलिए क्योंकि हम स्टडी के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि रियल ट्रसेस को स्टडी करने के लिए हम आइडियलाइज ट्रसेस कहकर वो उसको स्टडी करते हैं, जो कि रियल ट्रसेस के तौर पर फिर जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसको डिज़ाइन करने के बाद या एनालिसिस करने के बाद जब हम डिज़ाइन कर ले देते हैं, तो वो डिज़ाइन होने के बाद वो आइडियलाइज ट्रसेस रियल ट्रसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो आइडियलाइज ट्रसेस में आप देख रहे हैं ये सारे मेंबर्स हैं या कंपोनेंट्स हैं, 1 2 3, इनसे ये ट्रस बनाई गई है। सो एक ट्रस में मिनिमम 3 कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। जब ट्रसेस ज़्यादा होते हैं तो नंबर ऑफ़ कंपोनेंट्स भी बढ़ते जाते हैं और साथ ही इनके सपोर्ट्स भी बढ़ते जाते हैं। तो ये उनको सपोर्ट है, ये सपोर्ट ट्रसेस को सपोर्ट दी जा रही है, ये इनकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ होती है। अच्छा, ये ओब्लीक, ये जो आप देख रहे हैं ये भी बीम्स हैं और ये भी बेसिकली ओब्लीक फॉर्म में हैं। तो ये देखें, ट्रसेस बेसिकली एक ट्रायंगुलेशन या ट्रायंगल शेप में होते हैं। तो इनमें ये आप देख रहे हैं ये बेस है और ये इसके मेंबर्स हैं। इसी तरह ये बेस है और ये इसके कंपोनेंट्स हैं। तो ये एक ट्रस है और ये दूसरा ट्रस है, और ये आप देख रहे हैं कि देयर आर 3 ट्रायंगल्स। तो नंबर ऑफ़ कंपोनेंट्स भी बढ़ते जाते हैं, मेंबर्स बढ़ते जाते हैं। तो ट्रसेस में आप इसको अगर आप देखें तो ये यानी बेस है, ये फिर उसके ऊपर एक सपोर्ट है, ये उसको यानी इस सपोर्ट को या इस बीम को सपोर्ट देने के लिए ये इसके मेंबर्स हैं, ये इसकी मदद से इसको सपोर्ट दी जा रही है। और ये असल में ट्रसेस यूज़ होते हैं जहाँ पे हमने कॉलम्स या जहाँ पे जो फ्रेम है या जहाँ पे स्पैन जो है वो बहुत ज़्यादा हो, या जहाँ हमने कॉलम्स बीच में ना देना हो, तो उसके लिए हम ट्रसेस का यूज़ करते हैं। जैसे फैक्ट्री बिल्डिंग्स में आप देख रहे होते हैं कि बड़े बड़े स्पैन होते हैं, तो उसके लिए हम ट्रसेस यूज़ करते हैं। अच्छा, आइडियलाइज स्ट्रक्चर्स में हमने आइडियलाइज बीम्स, आइडियलाइज फ्रेम्स और आइडियलाइज ट्रसेस के बारे में पढ़ा है। इनको डिटेल में हम एक एक करके जब एनालिसिस करेंगे तो पढ़ते रहेंगे। यहाँ पे सिर्फ इंट्रोडक्शन हो रहा है इन आइडियलाइज स्ट्रक्चर्स का। तो इसके बाद नेक्स्ट जो है वो आइडियलाइज ट्रसेस के साथ नेक्स्ट आइडियलाइज लोड्स भी होते हैं, यानी
वो लोड जो बिल्डिंग पे एक्ट करते हैं, जिनको हमने स्टडी करना है, जो एक्चुअली रियल बिल्डिंग पे एक्ट करेंगे, जिनको हम स्टडी कर रहे हैं, उन लोड्स को हम आइडियलाइज लोड्स कहते हैं. सो देर आर टू मेन लोड्स, कैन बी आइडियलाइज लोड्स, कंसंट्रेटेड लोड्स एंड डिस्ट्रीब्यूटेड लोड्स. यानी दो तरह के लोड्स होते हैं जिनको हम आइडियलाइज लोड्स कहते हैं. एक टाइप आइडियलाइज लोड्स की वो है कंसंट्रेटेड लोड्स हैं, और दूसरी टाइप आइडियलाइज लोड्स की वो है डिस्ट्रीब्यूटेड लोड्स. तो इसका ये आप देख रहे हैं, ये कंसंट्रेटेड फोर्स है जो एक पॉइंट पर कंसंट्रेट करे या एक पॉइंट पर एक्ट करे, उसको हम कंसंट्रेटेड फोर्स कहते हैं. डिस्ट्रीब्यूटेड लोड्स वो होते हैं जो डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, डिफरेंट पॉइंट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, डिवाइड हो जाए, उसको हम डिस्ट्रीब्यूटेड लोड कहते हैं. डिस्ट्रीब्यूटेड लोड को हम कंसंट्रेटेड लोड को हम एक एरो और लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि डिस्ट्रीब्यूटेड लोड को हम मैनी एरोज और लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं. यहाँ पर आप देख रहे हैं Q जो है वो एक यूनिफॉर्म लोड है जो एक्ट कर रहा है. यूनिफॉर्म लोड का मतलब ये हर पॉइंट पर एक ही मैग्नीट्यूड का लोड एक्ट कर रहा है. अगर ये लोड वेरिएबल लोड होगा तो फिर उसको हम Q से रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, बल्कि Q1, Q2, Q3 एंड सो ऑन डिफरेंट नाम्स देंगे हम उसको. तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एरो की लेंथ कम है, यहाँ पे मैग्नीट्यूड कम है, लोड कम है, और यहाँ पे एरो ज़्यादा है, मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, लोड ज़्यादा है. तो ये लोड और ये लोड आपस में सेम नहीं है, इक्वल नहीं है. तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है. इसमें ये तमाम लोड्स एक दूसरे से डिफरेंट भी हो सकते हैं और एक जैसा भी हो सकता है. डिस्ट्रीब्यूटेड लोड का मतलब है कि यहाँ पे जो बीम है या जो भी स्ट्रक्चर है उसका लोड डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, नीचे डिफरेंट पॉइंट्स पे एक्ट कर रहा है. तो ये जो लोड है ये Q1 लोड है और ये Q2 लोड है, यानी नॉट द सेम लोड, डिस्ट्रीब्यूटेड लोड. सिम्बॉलिकली हम इसको इस तरह प्रेजेंट करते हैं, ये सपोर्ट है और ये बीम है. तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये एक लोड है ऊपर की तरफ है और ये लोड नीचे की तरफ है. ऊपर की तरफ जो लोड होता है वो बेसिकली ये आमतौर पर सपोर्ट का लोड होता है, और नीचे की तरफ जो लोड होता है वो वेट होता है. अच्छा, कंसंट्रेटेड डिस्ट्रीब्यूटेड लोड में आप देख रहे हैं कि ये डिस्ट्रीब्यूट हो रही है. यहाँ पे कंसंट्रेटेड लोड जो है वो एक पॉइंट पर होता है. ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि ये दो आपको नज़र आ रहे हैं. यहाँ पर अगर कोई बंदा या कोई भी स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है या कोई भी मशीनरी यहाँ पे इस पॉइंट पे पड़ी हुई है, तो उसका लोड नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है. ठीक है, और उसको जो सपोर्ट मिल रही है, जो उसको बैलेंस कर रहे हैं, उसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, तो वो भी एक पॉइंट से ही उसी पॉइंट पर उसकी अपोजिट डायरेक्शन में उसको बैलेंस कर रहा है. यानी इसी पॉइंट पर ये लोड एक्ट हो रहा है और इसी के अपोजिट डायरेक्शन में लोड बैलेंस भी हो रहा है. तो ये जो कंसंट्रेटेड फोर्स है ये पॉइंट फोर्स या सिंगल फोर्स कहा जाता है. या और डिस्ट्रीब्यूटेड लोड जो है वो मल्टीपल लोड्स होते हैं, यानी जो एक लोड डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है डिफरेंट पॉइंट्स में, तो उसको हम डिस्ट्रीब्यूटेड लोड कहते हैं. यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये बीम है, यहाँ पर जो लोड है वो वेरिएबल लोड है जो हर पॉइंट पर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है. यहाँ पर भी वेरिएबल लोड है, यानी इस लोड का ये मतलब है कि यहाँ पर ज़्यादा है, यहाँ पे कम है, आहिस्ता आहिस्ता डिफरेंट है. ये असल में सपोर्ट फॉर्म में दिखाया गया है और ये नीचे बाकायदा इसे सपोर्ट दिखाई गई है कि कौन कौन से सपोर्ट हैं. ये रोलर सपोर्ट है और ये हिंज सपोर्ट है. ये रोलर सपोर्ट है और ये हिंज सपोर्ट है. इनमें क्या फ़र्क है ये मैं आपको इसके लिए अलग से लेक्चर में बताऊंगा. ये मोमेंट मोमेंट मींस के जो मोमेंट मींस बेंडिंग मोमेंट या रोटेटेड फॉर्म में होता है, या आप कह सकते हैं कि बेंडिंग मोमेंट यानी कितना बेंड करता है. ठीक है, तो इसको हम बेंडिंग मोमेंट या कंसंट्रेटेड मोमेंट, यानी जब एक लोड या कंसंट्रेटेड फोर्स एक्ट कर रही हो तो
उसकी वजह से जो बेंडिंग मोमेंट होता है स्ट्रक्चर में वो भी कंसंट्रेटेड मोमेंट कहलाता है। यानी मतलब ये हुआ कि फोर्स के अप्लाई करने से उस स्ट्रक्चर के अंदर मोमेंट क्रिएट होता है, तो उस मोमेंट को हम कंसंट्रेटेड मोमेंट कहेंगे अगर वो फोर्स कंसंट्रेटेड फोर्स है। तो उस मोमेंट को कंसंट्रेटेड मोमेंट यानी बेंडिंग, उसकी में बेंडिंग क्रिएट हो जाती है। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पर ये लोड एक्ट कर रहा है इस पर, तो इस लोड की वजह से ये जो स्ट्रक्चर है ये थोड़ा सा नीचे की तरफ बेंड हो जाता है। तो कितना बेंड होता है इसको फाइंड करने के लिए हम मोमेंट फाइंड करते हैं। तो मोमेंट से हमें पता चलता है कि ये स्ट्रक्चर कितना बेंड होता है। तो बेसिकली जो कंसंट्रेटेड मोमेंट है इट इज़ ड्यू टू द कंसंट्रेटेड फोर्स। जब फोर्स एक्ट करती है किसी बॉडी पे तो उसके अंदर मोमेंट क्रिएट हो जाता है, बेंडिंग क्रिएट हो जाती है, तो उस मोमेंट को बेंडिंग मोमेंट भी कहते हैं। तो ये जो लेक्चर था बेसिकली ये आइडियलाइज्ड स्ट्रक्चर के बारे में था। आइडियलाइज्ड स्ट्रक्चर के बारे में अभी लेक्चर कंप्लीट नहीं हुआ, इसका पार्ट बी भी है, वो मैं बाद में आपको अपलोड कर दूंगा। अभी जो अभी तक हमने पढ़ा है वो आइडियलाइज्ड बीम्स, आइडियलाइज्ड स्ट्रक्चर, आइडियलाइज्ड ट्रसेस और आइडियलाइज्ड लोड्स के बारे में हमने किया है। अब इसके बाद ये जो कनेक्शंस हैं यानी जो सपोर्ट्स हैं तो उसके बारे में वो भी आइडियलाइज्ड कनेक्शंस होंगे। वो अभी नेक्स्ट जो लेक्चर होगा दैट विल बी अबाउट द आइडियलाइज्ड कनेक्शंस। तो वो दूसरे लेक्चर में मैं इसको अपलोड करूँगा। तो idealized connections basically there are 6 types of connections, ठीक है, जिनकी डिटेल मैं आपको एक एक करके दूसरे लेक्चर में बता देता हूँ।